नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उत्तराखंड की तमाम खबरों को आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर की बात कर लेते हैं जो कि झारखंड से आ रही है। यहां नक्सली हमला हुआ है बड़ा। लातेहार में पुलिस की टीम पर हमला, एएसआई सुकरा उरांव समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। नक्सलियों ने पीसीआर वैन पर किया हमला। चंदवा थाना क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी पर भी हमला। चंदवा थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 75 की यह घटना है और पहले चरण में मतदान है 30 नवंबर को, यानी कि यहां पर वोटिंग। और देखिए, क्योंकि चुनाव है और चुनाव को खास तौर से प्रभावित करने के लिए नक्सली बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। माना जा रहा है कि ये अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की इनकी कोशिश, लेकिन दुखद खबर यह है हमले में ड्राइवर यमुना प्रसाद भी शहीद हुए हैं। नक्सलियों ने पीसीआर वैन पर हमला किया है। गैरसैंण में शीतकालीन सत्र को मुद्दा जो है अब बना लिया गया है और ये बहुत गर्म हो चुका है। सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्षी कांग्रेस में भी इसे लेकर मतभेद साफ दिख रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से सर्दी के बीच गैरसैंण पर सियासी गर्मी बढ़ गई है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र देहरादून में कराने को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। सीएम ने कहा था कि कुछ उम्रदराज विधायकों के लिए ठंड में गैरसैंण अनुकूल नहीं है और इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि सरकार ठंड का बहाना बना रही है। तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने पूछ लिया कि क्या ठंड में पहाड़ में बुजुर्ग नहीं रहते। सबसे बुजुर्ग लोगों में से एक गोविंद सिंह कुंजवाल जी हैं और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं वो दुगने दिन का रख दें और गोविंद सिंह कुंजवाल जी लगातार वहां रहेंगे, बल्कि उनके एडिकांट के तौर पर मैं भी वहीं रहूंगा उतने दिन। करो तो सही। इसका मतलब कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें अगर कोई बुजुर्ग रहता है तो अब क्या करेंगे? उन सब के सब जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको वो देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जो है वो शिफ्ट करने का काम करेंगे क्या? खाली जो बुजुर्ग विधायक हैं उन्हीं को तकलीफ होती है। जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में जो गरीब बुजुर्ग लोग रह रहे हैं उनको नहीं तकलीफ होती है क्या? अब इससे पहले कि सत्ता पक्ष कुछ बोलता, कांग्रेस के भीतर से ही पलटवार हो गया। इंदिरा हृदयेश ने साफ कहा कि गैरसैंण में ठंड होती है और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और इंदिरा के बयान से सरकार की दुविधा भी दूर हो गई। ठंड चाहे वरिष्ठ नेता हो या युवा नेता हो, ठंड तो सबको एक बराबर लगती है। शीतकालीन सत्र कभी भी बहुत ठंडी जगह नहीं होना चाहिए। वो केवल गैरसैंण ही नहीं, गैरसैंण से ऊपर भरारी सैंण है, हाईएस्ट स्थान पर बना हुआ है और सचमुच वहाँ बहुत ठंड होती है। मैंने सदैव सदन में और सदन के बाहर कहा है कि शीतकालीन सत्र देहरादून में हो। गैरसैंण में करेंगे अभी क्योंकि सप्लीमेंट्री बजट है, बहुत छोटा सत्र है, इसलिए और जब समर का गर्मियों का सीजन होगा, बजट सत्र होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपकी भावनाओं का सम्मान हम करेंगे। मंत्रियों और नेताओं के बयानों से साफ है कि सिर्फ सत्र ही नहीं बल्कि गैरसैंण राजधानी पर भी सत्ता और विपक्षी पार्टियों के अंदर भी मतभेद हैं और यही कारण है कि जन भावनाएं भले कुछ भी हों, 19 साल बाद भी गैरसैंण गैर ही बना हुआ है। पिथौरागढ़ से विजयवर्धन और हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर केदारनाथ से विधायक मनोज रावत ने केदारनाथ यात्रा के दौरान 100 करोड़ की शराब के कारोबार होने का बड़ा आरोप लगाया। मनोज रावत का कहना है कि राज्य सरकार की नीतियों की वजह से रुद्रप्रयाग के गांव-गांव में अवैध शराब बिक रही है। रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी ने कहा है कि उनके पास सबूत हैं तो सामने लेकर आए। मुझे ये लगता है कि रुद्रप्रयाग जिले में लगभग 100 करोड़ की अवैध शराब का कारोबार है। उसके पीछे कारण यह है कि यात्रा काल में जो बहुत ज़्यादा मजदूर यहाँ पर आता है और इसमें एक असंगठित गिरोह और एक संगठित गिरोह, 2 तरह के गिरोह शामिल हैं। फौजी पत्रकार भी रहे हैं, उन्होंने पूरे साक्ष्य जुटाए होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी लोग ये 100 करोड़ की शराब बिकवा रहे हैं उनके खिलाफ अनिवार्य रूप से निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। उधम सिंह नगर के पंतनगर सिडकुल की एक फैक्ट्री में दवाइयों की बोतल से रैपर उतारने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दवा बनाने वाली एक्समेड लाइफ साइंस कंपनी का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें दवा के रैपर बदले जा रहे हैं। इसी फार्मा कंपनी के कर्मचारी ने एक्सपायर्ड दवाइयों में नई डेट के रैपर लगाकर सप्लाई करने का आरोप लगाया था। ऐसे में एक बार फिर से कंपनी सवालों के घेरे में है। फैक्ट्री के जीएम का कहना है कि ये दवाओं को डिस्ट्रॉय करने का काम हो रहा है।
कोई भी चीजें रिजेक्शन होती है, जब रिजेक्शन होती है तो हम उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए लेवल को उतारा जाता है। हम ऐसे बाहर नहीं फेंक सकते, ये मेडिसिन है, कोई भी आदमी उसको खा लेगा, कुछ यूज कर लेगा, तो ये जो भी उसने आपको बताया वो बिल्कुल सरासर गलत है। तो बेहद ही गंभीर आरोप है कि जो दवाइयां जो कि खराब हो चुकी होती हैं, जिनकी तारीख पूरी हो चुकी होती है, एक्सपायर हो चुकी होती हैं, दरअसल उनके रैपर बदलकर लोगों तक जो है पहुंचाई जा रही है। ये बहुत ही गंभीर आरोप लगा। हालांकि फैक्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट ये है कि आरोप गलत है, इन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि अगर इन्हें यूं ही फेंका गया तो अव्वल तो इस तरह से फेंके जाना भी अलाउड नहीं। दूसरी बात ये कि अगर किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया तो फिर उसकी सेहत के साथ जो है हमें कहीं खिलवाड़ हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। उधम सिंह नगर के बाजपुर से एक लग्जरी कार चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की 2 कार भी बरामद की है। यूपी पुलिस की मदद से चोरों को शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया गया। मौके से दूसरा चोर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार किए गए चोर के खिलाफ दिल्ली और राजस्थान में चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का चमोली दौरा है। आज देवाल में औद्योगिक पर्यटन विकास मेले का वो शुभारंभ करेंगे। दोपहर 2 बजे देवाल पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोपहर 3 बजे खेतौली गांव में शौर्य महोत्सव का वो शुभारंभ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लखनऊ के दौरे पर हैं और यहां सीएम त्रिवेंद्र रावत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। दोनों के बीच लखनऊ में ही शिष्टाचार मुलाकात हुई। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच कई मामलों पर बातचीत हुई। हरिद्वार महाकुंभ के कई बिंदुओं पर भी दोनों के बीच में चर्चा हुई। तो ये मुलाकात की तस्वीरें और शिष्टाचार मुलाकात इसे कहा जा रहा है, लेकिन दोनों ही राज्यों के बीच में कई ऐसे विषय हैं जिस पर संभावनाएं रहती है कि बातचीत होगी तो बेहतरी होगी दोनों ही स्टेट के लिए। तो उस लिहाज से भी कई ऐसे बिंदु रहे जिस पर चर्चा हुई। खास तौर से कुंभ को लेकर जो है माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ टिप्स जरूर लिए होंगे। देहरादून में आयोजित 3 दिन तक चलने वाले हॉट एयर बलून महोत्सव का दूसरा दिन शुक्रवार को इस महोत्सव की शुरुआत खुद सीएम त्रिवेंद्र रावत ने की थी। उद्घाटन के दौरान सीएम ने कहा कि राज्य में एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और ऐसे आयोजनों से युवाओं का जो है वो रुझान बढ़ेगा। इस कार्यक्रम में सभी के लिए एंट्री फ्री है। बैलून में सफर करने वालों को ही चार्ज देना होगा। और आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पौड़ी कैंपस में छात्र संघ उद्घाटन समारोह के आयोजन को लेकर छात्र संघ पदाधिकारियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, वो भी कैंपस निदेशक के दफ्तर में। बमुश्किल निदेशक ने छात्रों के बीच तीखी बहस के दौरान हाथापाई को रोका। कॉलेज प्रशासन ने 28 नवंबर को छात्र संघ उद्घाटन समारोह की तारीख तय की, लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष और सचिव के बीच मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के नाम पर सहमति नहीं बनने से समारोह आयोजन पर संशय की स्थिति बनी हुई। माना जा रहा है कि विवाद नहीं सुलझा तो समारोह रद्द भी हो सकता है। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति के केंद्रीय अध्यक्ष दिवंगत जेपी पांडे की प्रतिमा और उनके नाम पर गंगा घाट बनाने की मांग उठी है। हरिद्वार पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी समिति के संरक्षक धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है। हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि जेपी पांडे ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य सरकार को हरिद्वार के शंकर आश्रम तिराहे पर जेपी पांडे की प्रतिमा लगाने के साथ साथ उनके नाम से एक घाट का निर्माण भी कराना चाहिए। मेरी राज्य सरकार से मांग है कि उनकी हरिद्वार के किसी बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान पर, जैसा कि ये कहा गया शंकर आश्रम तिराहा, वहाँ पर उनकी प्रतिमा लगाई जाए। इसके अलावा जो दूसरी मांग हमने की है, जो कांग्रेस ने भी मांग उठाई है कि किसी एक पवित्र गंगा के किनारे एक घाट उनके नाम से होना चाहिए, जो कि जेपी पांडे घाट के नाम से बनाया जाए।
अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार पौड़ी में सीता माता का भव्य मंदिर का निर्माण करने के साथ ही सीता सर्किट को विकसित करने की तैयारी कर चुके हैं। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर सीता माता धरती में समाई थी। पौराणिक महत्व समेटे देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर समेत पौड़ी के देवाल में मौजूद लक्ष्मण मंदिर और कोट ब्लॉक की सीता मंदिर को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। मान्यता है कि मां सीता इसी स्थान पर धरती में समा गई थी। फलस्वाड़ी गांव में आज भी सीता माता का पौराणिक मंदिर है। कहा जाता है कि लक्ष्मण मां सीता को फलस्वाड़ी के जंगल तक छोड़ने आए थे। लक्ष्मण जी के विश्राम करने के स्थान देवाल गांव में पौराणिक लक्ष्मण मंदिर मौजूद है। दीपावली के 12 दिन बाद इसी स्थान पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सीता माता की पूजा की जाती है। तो तब लक्ष्मण जी ने उनको बताया था कि भाई रामचंद्र जी ने प्रजा के कहने पे, धोबी के कहने पे आपका त्याग कर दिया है। तो उसी समय सीता माता ने कहा कि ये धरती वहाँ अगर तू सही है, सच में सच्ची हूँ, तो मेरे लिए तू जगह दे, और सीता माता वहाँ पे समा गई थी। इन धार्मिक स्थलों में लोगों की बड़ी आस्था है। एक और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, तो वहीं साथ ही साथ उत्तराखंड में भी सीता माता के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो वहाँ पर जहाँ पर सीता माता जी ने अंतिम जो है कि भूमि में समा गई थी, वहाँ पर एक बहुत भव्य मंदिर हम लोग बनाने वाले हैं। जैसे बद्रीनाथ के लिए लोग आते हैं, केदारनाथ के लिए, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए आते हैं, ऐसे ही बाहर के लोग सीता माता जी के बारे में भी जानें और उसको देखें। देखिए, इसको इस एक धार्मिक चूंकि स्थल के रूप में और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। चूंकि माँ सीता का स्थल है, इसलिए दूर तक प्रदेश में नहीं, देश में भी इसकी प्रसिद्धि है। उत्तराखंड देवताओं की भूमि है। यहाँ पग पग पर देवी देवता निवास करते हैं। पौड़ी मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है सीता माता। वाल्मीकि और लक्ष्मण जी से जुड़ी इन धरोहरों को सजोने की कवायद जारी है। पौड़ी से न्यूज़ 18 के लिए अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी उत्तराखंड की संस्कृति को संवारने और बचाने की है, लेकिन देहरादून के साहित्य सम्मेलन में जो हुआ वो तो हैरान करने वाला था। इस बार तो संस्कृति मंत्रालय की हरकतों ने अपने ही मंत्री को असहज कर दिया। यहां ना कोई सुनने वाला था और ना ही ताली बजाने वाला, जिसने कांग्रेस को बड़ा मौका दे दिया। ये हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, जो साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन में असहज दिखे। संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज के अगल बगल, आगे पीछे सारी सीटें खाली पड़ी रही और पहले साहित्य सम्मेलन में हालात ये थे कि सीटें ज्यादा थी और मेहमान कम, पर मजबूरी में मंत्री ने इसे भी अच्छी पहल बता ही दिया। एक अच्छी पहल है और मैं समझता हूँ कि इसमें हम जो साहित्यकारों को सम्मानित भी करेंगे, तो निश्चित रूप में उत्तराखंड के जो मूर्धन्य लोग हैं और हमारी संस्कृति को जो जीवित रखे हुए हैं वो सम्मानित होने चाहिए। सम्मेलन में सुनने वाले तो दूर, ताली बजाने वाले तक नहीं मिले और हैरानी की बात ये कि लोकल विधायक तक को न्योता नहीं मिला। कांग्रेस का कहना है कि फ्लॉप शो सतपाल महाराज के खिलाफ साजिश है, तो वहीं नाराज विधायक खजानदास मंत्री के साथ खड़े हो गए और विभाग को कोस रहे हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि आप अगर अपने घर में रहते हैं तो आप राजा होते हैं, आप दूसरी जगह जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक द्वयम दर्जे के नागरिक की तरह बर्ताव किया जाता है और ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये एक सोची समझी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो है इस प्रोग्राम को उतना प्रमोशन नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। सम्मान करते आई है, पार्टी सम्मान करती है, मुख्यमंत्री जी सम्मान करते हैं और जब सूचना होती है तो तब सूचना पे ही लोग आते हैं, बिना सूचना के कैसे आ पाएंगे लोग। तो ये थोड़ा सा घोर लापरवाही है, इसमें उनको अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। सरकार के 2.5 साल से ज्यादा के कार्यकाल में मंत्री सतपाल महाराज मंचों पर कम ही नजर आए और जिस मंच पर आए भी वहां विभाग के अफसरों ने ऐसा काम किया कि कुर्सियां खाली रह गई। अब इसीलिए एक बार फिर कांग्रेस को कोसने का मौका मिल ही गया। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पिथौरागढ़ उपचुनाव में प्रचार का आखिरी दिन आज सीएम त्रिवेंद्र रावत आज करेंगे जनसभा को संबोधित। दोपहर 12 बजे पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में सीएम की रैली है। 25 नवंबर को जो है विधानसभा सीट पर मतदान होना है। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रा पंत के समर्थन में सीएम की ये रैली है। तो
प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी और आज मुख्यमंत्री जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में कभी चाय बनाते नजर आए, कभी जलेबी बनाते हुए नजर आए। आज आखिरी दिन और दीपांकर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, ये कहा जाए कि बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अब तो कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं प्रचार प्रसार के लिए। बिल्कुल जीनत, कांग्रेस और बीजेपी को जितनी ताकत झोंकनी थी वो लगभग झोंक चुके हैं, लेकिन आखिरी दिन यहाँ से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जनसभा करेंगे चंद्रापंत के समर्थन में। तो हरीश रावत वहां पर डटे हुए हैं क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल दिल्ली में है। तो दोनों, चाहे मौजूदा सीएम हो या पूर्व सीएम हो, दोनों के आमने सामने यहाँ पर प्रचार रहेगा और किसके खाते में सीट जाएगी ये 25 नवंबर की वोटिंग के बाद तय हो जाएगा। लेकिन दोनों पार्टी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में है, इससे उम्मीद है कि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जरूर ये बात रखेंगे कि सरकार के काम पर मोहर लगे। ठीक, विजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, मुख्यमंत्री का कुछ इस तरह से कार्यक्रम की वो प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसा सुनने में नहीं आया, लेकिन क्या ये माना जाए कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का चाय बनाना, जलेबी बनाना उन्हें जो है अट्रैक्ट कर गया? जी मैं आपको बताऊं, तकरीबन 5 दिनों तक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पिथौरागढ़ में यहाँ पर चुनाव प्रचार किया। पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में लोगों को रिझाने के लिए उन्होंने तमाम तरीके के को भी अपनाया, चाहे चाय बनाना हो या जलेबी बनाने के हथकंडे हो, इस तरीके के लोगों को रिझाने की पूरी कोशिश की और लगातार उनके पिथौरागढ़ विधानसभा का जो प्रचार वो कर रहे थे, उसके बाद भाजपा भी एक्टिव हुई है और भाजपा का आज चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन है 5 बजे से आज चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो तकरीबन दोपहर 12 बजे सुबह के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट मौजूद रहेंगे, जो एक चुनावी रैली को यहाँ रामला मैदान में संबोधित करेंगे। भाजपा की भी ये कोशिश होगी कि जिस तरीके से हरीश रावत ने यहाँ पर डेरा जमाए रखा, तो उसको किसी तरीके से उनके भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और वो भी अपनी बात यहाँ पर रखे, क्योंकि दोनों दलों ने इस सीट को अपनी साख से जोड़ा हुआ है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। साख की सीट है क्योंकि इस सीट के जीतने और हारने से मैसेज जो है वो जाएगा न सिर्फ कार्यकर्ताओं में बल्कि जनता में भी। और आज जो खत्म हो सकता है आयुर्वेद स्टूडेंट्स का धरना, 54वें दिन हो सकती है धरना खत्म करने की घोषणा। आयुष विभाग ने शुक्रवार को जारी किया आदेश। कॉलेजों को 22 दिसंबर तक फीस वापसी का आदेश। याचिकाकर्ता स्टूडेंट ललित तिवारी अभी अस्पताल में भर्ती हैं। दीपांकर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, यूं तो हाई कोर्ट ने बहुत पहले ही आदेश दे दिया, लेकिन ठीक है, आज संभावनाएं कि प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, देर आए दुरुस्त आए, यही कहा जाए। शायद जो है संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये धरना प्रदर्शन आज खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स तकरीबन 2 महीने से जो है धरने पर बैठे हुए थे। फीस बढ़ोतरी इतनी ज्यादा थी, तमाम जगहों पर इन्होंने याचिकाएं लगाई, पहले गुहार लगाई, उसके बाद मामला कोर्ट तक जाता है और कोर्ट फिर फीस वापसी का आदेश देता है कि बढ़ी हुई फीस जो है वो नहीं स्वीकार की जा सकती। सरकार को जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन सरकार भी लंबा वक्त लगाती है और कल जो है मुख्यमंत्री मिलते हैं और फिर ये खबर आती है कि कॉलेजेस को आदेश दिए गए हैं कि फीस वापस जो बढ़ी हुई है वो की जाए स्टूडेंट्स को। देहरादून में आयोजित 3 दिन तक चलने वाले हॉट एयर बलून महोत्सव का दूसरा दिन है। शुक्रवार को इस महोत्सव की शुरुआत खुद सीएम त्रिवेंद्र रावत ने की। उद्घाटन के दौरान सीएम ने कहा है कि राज्य में एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और ऐसे आयोजनों से युवाओं का इस तरफ रुझान बढ़ेगा। इस कार्यक्रम में सभी के लिए एंट्री फ्री रखी गई है। बलून में सफर करने वालों को ही चार्ज देना होगा। इसको अभी हमको और आगे बढ़ाना है। हम बहुत जल्दी एक समिट देहरादून में करेंगे, जिसमें तमाम एडवेंचर से जुड़ी हुई जो एजेंसियां हैं देश में, एसोसिएशंस हैं, उन सबको आमंत्रित किया जाएगा। और एडवेंचर की बात हो तो युवाओं का जोश हाई रहता है। ये एडवेंचर युवाओं के लिए रोजगार का माध्यम भी हो सकता है, लेकिन सरकार की उपेक्षाओं की वजह से उत्तराखंड के युवाओं को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। चाहे रिवर राफ्टिंग हो या एयर बैलून की सवारी या फिर रोप क्रॉलिंग की ही बात क्यों न की जाए, हर कोई उत्तराखंड की तरफ ही दौड़ा चला आता है। चमोली में अलकनंदा, नंदाकनी और पिंडर, ये तीनों ऐसी नदियां हैं जहां एडवेंचरस एक्टिविटीज से बेहतर आमदनी हो सकती है। पहाड़ में बहने वाली नदियां और खुद बड़ी बड़ी पहाड़ियां यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सकती हैं।
जिससे पहाड़ से पलायन भी कम हो सकता है। पहाड़ का जवानी और पहाड़ का ये पानी काम आएगा, क्या कहते हैं, हमारे स्टेट के लिए। और जो हमने यहाँ पर राफ्टिंग का, कायाकिंग का बहुत ज़्यादा राफ्टिंग कायाकिंग स्टार्ट करी है, जिसमें कि हमारी जो अलकनंदा नदी है, इसमें हम लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो सुना आपने, यहाँ के युवाओं का भी यही कहना है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी खुद पहाड़ के ही काम आ सकती है। ऐसे में युवाओं ने सरकार से मदद की मांग की है। हम सरकार से मांग रखते हैं कि वो हम लोगों को सपोर्ट करे टूरिज्म के हिसाब से, क्योंकि अलकनंदा नदी में टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसमें राफ्टिंग चल सकती है, कायाकिंग चल सकती है और बहुत सुंदर चल सकती है। सरकारी सिस्टम रटे रटाए जवाबों तक ही सीमित है। प्रशासन द्वारा जल्द योजनाएं शुरू करने की बात कही गई है। निश्चित रूप से ये सब एक्टिविटीज और ये शासन स्तर से जब इसमें पर्यटन के माध्यम से लाइसेंसेस दिए जाएंगे, और जैसे रिवर राफ्टिंग का है कि जो देवलीबगड़ से हमारा कालेश्वर का ट्रैक है वो 7 से 8 किलोमीटर का, वो रेगुलर हो सकता है। और वहाँ पे इको हट्स भी ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो शीघ्र ही उसमें टेंडर इन्वाइट करके और उस टेरेन को हम जो है तो ऑल टाइम एक्टिविटी के रूप में डेवलप कर सकते हैं। अगर प्रशासन ने थोड़ा ध्यान दिया तो पहाड़ ही पहाड़ के काम आएगा, और वो दिन दूर नहीं होगा जब राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से प्रभात पुरोहित की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। बावरिया गिरोह के सदस्यों के इसके आसपास सक्रिय होने की सूचना के बाद उच्च स्तर से अलर्ट जारी हुआ है, जिसको देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने भी अपने यहां अलर्ट जारी किया। यहां सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है।